हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि जो एनसीईआरटी साइंस होती है उसमें सीबीएसई और आरबीसी में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी साइंस होती है। ठीक है। और इसमें अपन डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी साइंस क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब सेल के बारे में अपन पार्ट फर्स्ट में सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड में नेक्स्ट सेल का जो पार्ट होते हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह, ये इनके मतलब डेफिनेशन वगैरह ये क्या होती है इनके बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट थर्ड में भी ऐसे ही पढ़ चुके हैं। तो पार्ट फोर में अपन पढ़ेंगे कि जो सेल का जो एक पार्ट है न्यूक्लियस, सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट फोर। तो इस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस होता क्या है, तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर इसका न्यूक्लियस की सेल में लोकेशन क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो न्यूक्लियस हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं। जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसका केंद्रक। तो देर आर डार्कली कलर, मतलब जैसे कोई सेल है, इसमें एक डार्क कलर का एक पॉइंटेड ओवल शेप का होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो देर आर डार्कली कलर्ड स्पेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है सेंटर में, उस हर सेल में। वो सेल का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार होती है। जैसे मान लो ये सेल है, अब ये सेल है, तो सेल का जो ये डार्क कलर का जो पार्ट है सेंटर में, तो ये न्यूक्लियस होता है। अब अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पार्ट 3 में पढ़ा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरीके से ये न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक लेयर होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, और इसको केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस के चारों तरफ लेयर होती है। अब इस तरीके से बहुत सारे ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस सेल में, जैसे प्लास्टिड हो गया, सॉरी वॉक्यूल्स हो गया, है ना, रिक्टिकाएँ, ये गोल्जी का एपरेट्स हो गए, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया ये रहे, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, और कुछ रफ एंडोप्लास्टिक रफ ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में आर मतलब RER और SER के नाम से जाना जाता है। इसको SEER के नाम से जाना जाता है, इसको RER के नाम से जाना जाता है, मतलब एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं। तो इस तरीके से अभी बीच में जो लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से जो डॉट स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अपन ने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर होती है डबल लेयर की, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर की क्या होती है, एक लेयर होती है, डबल लेयर होती है उस न्यूक्लियस के, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होते हैं, उसमें भी वो अलाउ करते हैं जो भी मटेरियल इनसाइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो आउटसाइड में भेजने का, या साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होते हैं, जो भी न्यूक्लियस के लिए जरूरत होते हैं, रिक्वायर होते हैं, उनको वहाँ पे एंटर करने का, ये काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही फंक्शन करती है। ठीक है। इसी तरीके से नाभिकीय झिल्ली पढ़ लिए, इसको नाभिकीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम होते क्या है, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। इस किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो रोड शेप के दिखाई देते हैं, और ये धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, रोड शेप की धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, अब ये कब, जब सेल डिवाइड होती है तब ये दिखाई देता है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर कुछ, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो भी सिम्टम्स पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो सिम्टम्स जाएंगे, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस का इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो क्रोमोसोम के थ्रू पहुंचता है। मतलब इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में जाते हैं, तो डीएनए के फॉर्म में जाते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस के करेक्टर जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स के जो करेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, वो नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो क्रोमोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, मतलब डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और क्रोमोसोम के थ्रू ही क्या कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिम्टम्स पहुंचते हैं, इनहेरिटेंस आनुवंशिकता के गुण पहुंचते हैं। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से अपन
डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उनको बोलते हैं डीएनए के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। अब डीएनए के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फंक्शन सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो फंक्शनल जो सेगमेंट होता है डीएनए का, वो कौन करते हैं? जीन करते हैं। जीन सबसे छोटी कोशिका हो गई, मतलब एक तरह से इन द सेल, जो भी मतलब कोशिका का जो सबसे छोटा पार्ट जो डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते उसे, वो जीन होता है। अभी जीन पहुंचता है डीएनए के थ्रू, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अभी पेरेंट जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन है उसमें क्या होता है, डीएनए पहुंचते हैं और डीएनए के थ्रू जीन पहुंचते हैं और जीन से फिर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी शो होती है नेक्स्ट जनरेशन में। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग एंड दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और डीएनए एक क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट है। तो डीएनए क्रोमेटिन का पार्ट होता है, मतलब डीएनए इज द प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार होती है। डीएनए आरएनए दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड शुगर मतलब फास्फेट के फॉर्म में होता है। और ये डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं ये होता है, और इसमें ये थाइमिन है ना, थाइमिन इसके अंदर होता है, इसके अंदर यूरेसिल होता है। इसके अलावा इसमें साइटोसाइन, ग्वेनिन, एडेनिन ये दोनों में होते हैं, लेकिन जो थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल ओनली इसमें आरएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से यूजुअली सिंगल स्ट्रैंड शुगर होता है और ये डबल स्ट्रैंड शुगर होता है। तो ये राइबोज होता है, ये डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस अपन पढ़ लिए। तो इस तरीके से अपन डीएनए की स्ट्रक्चर देख लिए, डीएनए में कौन कौन से बेसिक होते हैं, 4 होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लिए। तो अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज ए विजिबल एज ए एंटेंजल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती है, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, और वही डीएनए होता है, डीएनए का पार्ट होता है। तो वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल डिवाइड होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, मतलब ये क्या करती है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज कर लेती है और वो क्रोमोसोम आगे नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से द न्यूक्लियस प्ले एज ए सेंट्रल रोल इन द, न्यूक्लियस का सेंट्रल रोल होता है, मुख्य रोल होता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में इसे न्यूक्लियस का मेन रोल होता है, क्योंकि सेलुलर रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, जनरेशन में मतलब जो पेरेंट्स के जो सिम्टम होते हैं, इनहेरिटेंस सिम्टम होते हैं, वो न्यूक्लियस के थ्रू जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, और जीन के थ्रू क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, वो पहुंचती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इट आल्सो प्ले क्रूशियल पार्ट होता है ये न्यूक्लियस, अलोंग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे टू द सेल विल डेवलप, कि सेल किस प्रकार डेवलप होगी, उस तरीके से सबको मेन पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन और भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस सही से दिखता नहीं है, शो नहीं होता, विजिबल नहीं होता। तो जब भी न्यूक्लियस एक डॉट की तरह दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस को बोलेंगे। अब जब न्यूक्लियस ऐसे मतलब इस तरीके से डिफाइन नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर धागेनुमा दिखाई दे रही है, या उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो जब इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया वगैरह में न्यूक्लियर रीजन मतलब पोअरली डिफाइन होता है और सही से दिखाई नहीं देता, और वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंस होती है, अनुपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। तो इस प्रकार के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो डिफाइन नहीं है, जो ऐसा रीजन जो डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, जिससे कि इस न्यूक्लियस जो बायोलॉजी का जो चैप्टर 5 है 9th क्लास का, उसके बारे में वो पढ़ सके। एंड ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी। तो थैंक यू, धन्यवाद।